बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब अफजल है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी, हाइपरटेंशन जिसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं और किडनी ट्रांसप्लांटेशन हूँ लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। प्राइवेट प्रैक्टिस में एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल में करता हूँ। क्वालिफ़िकेशन की जहाँ तक बात की आपने पूछा, उसके बारे में ये है कि मैंने MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मेयो हॉस्पिटल से मेडिसिन की ट्रेनिंग और शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर से नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग की। वहाँ से FCPS पाकिस्तान की डिग्री है, फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स, वो हासिल की। और इसके बाद एक रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की स्पेशलिटी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है नेफ्रोलॉजी में, UK से, वो किया और सिंस देन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सवालात बहुत सारे हैं नेफ्रोलॉजी की फ़ील्ड से। हमारी फ़ील्ड जो सी है वो कवर करती है गुर्दे के वो तमाम अमराज जिनको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, गुर्दे की पथरी, गुर्दे के फेलियर के गर्ज, जितने भी जुमला अमराज हैं वो सारे हमारी फील्ड के अंदर आते हैं। इसके बाद गुर्दे का ट्रांसप्लांट और डायलिसिस भी नेफ्रोलॉजी से फील्ड से एसोसिएटेड है। इन जनरल लोगों के लिए जो नई इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के ज़रिए होगी वो ये है कि ब्लड प्रेशर हमारी बुनियादी स्पेशलाइजेशन के अंदर शामिल है और 3 स्पेशलिटीज़ जिनको ब्लड प्रेशर के अंदर एज अ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करने की इजाज़त होती है, वो एक नेफ्रोलॉजी है, एक कार्डियोलॉजी है और तीसरे नंबर पे एक एंडोक्रिनोलॉजी। वन बाय वन पहली बात आपने की कि प्रोटीन्स, गुर्दे में से प्रोटीन्स क्यों निकलती हैं। गुर्दे में से प्रोटीन निकलने की बेशुमार वजूहात हैं। अल्लाह ताला ने गुर्दे को जिस्म की एक छाननी बनाया। जैसे चाय की पत्ती जो सी है वो छाननी में से गुज़रती है तो चाय नीचे चली जाती है और पत्ती ऊपर रह जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से वो छाननी कमज़ोर हो जाए, पुरानी हो जाए, तो उसमें से पत्ती लीक होके नीचे जा सकती है, तो वो अपना फंक्शन पूरा नहीं कर। इसी तरह प्रोटीन को यूरिन में नहीं जाना चाहिए, इतनी नहीं कि वो डिटेक्ट हो सके, लेकिन अगर वो जाना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि उस छाननी में ख़राबी आ गई। किस किस वजह से आ सकती? शुगर अभी भी दुनिया में नंबर 1 कॉज है। इसकी वजह शुगर, हर मरीज़ जो शुगर में मुब्तला होगा उसके गुर्दे ख़राब नहीं होते। अमूमी तौर पे अगर शुगर अच्छी तरह मैनेज की जाए, कंट्रोल की जाए, और तो गुर्दे जो उनसे इससे महफूज रखे जा सकते हैं। मैं अपने बहुत सारे प्रीवियस इंटरव्यूज़ में भी ये जिक्र कर चुका हूँ कि हर डॉक्टर और हर मरीज़ जिसको शुगर है उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि एक टेस्ट ऐसा है जो वक्त से पहले बता देता है कि शुगर की वजह से गुर्दे ख़राब होने वाले हैं कि नहीं। उसको कहते हैं यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। बड़ा सस्ता सा टेस्ट है, हर लेबॉर्ट्री पूरे पाकिस्तान में, पूरे बरसगीर में मौजूद है, इवन के अफ्रीका में भी ये टेस्ट मौजूद है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो चाहे क्रेटिनिन ठीक है, यूरिया ठीक है, बाकी प्रोटीन आपके यूरिन रूटीन में नहीं आ रही है, लेकिन इसका मतलब है कि गुर्दे में ख़राबी शुरू हो चुकी है। तो ये वो वक्त है जिसके अंदर अगर आप मेहनत करें, प्रॉपर दवाई इस्तेमाल करें, शुगर कंट्रोल करें और ज़ाहिर है नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करें, तो इंशाअल्लाह बेहतरी हो जाएगी और यहीं से ये मर्ज़ वापस चला जाएगा। प्रोटीन की खारिज होने की दूसरी वजूहात जो सी हैं उनको हम बेशुमार हैं। ब्लड प्रेशर उनमें से एक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम से एक चीज़ होती है जिसे GN के नाम से एब्रीविएट किया जाता है। ये बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी हैं जो बड़ी कॉमन हैं। SLE का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा, ज़्यादातर लोगों को शायद ये नाम नया लगे, लेकिन खुदा न खास्ता जिनकी फैमिलीज़ में SLE हैं उनको इस नाम सुन के फ़ौरी तौर पे समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। फिर जोड़ों के कुछ अमराज होते हैं जिसे गेठिए का मर्ज़ कहते हैं, उसमें भी प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। फिर कुछ ऐसे अमराज होते हैं जिसमें आंखें सुर्ख होती हैं और कुछ कोलेजिनोपैथीज़ होती हैं, मुंह खुश्क रहता है, उनके अंदर भी गुर्दे की ख़राबी साथ आ सकती है। रेयर नाम है तो उनकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसे तमाम लोग जिनका जोड़ों में मसला हो और उनके कुछ एंटीबॉडीज़ उनको डॉक्टर ने बताया हो पॉजिटिव आ गई हैं, तो उसके साथ प्रोटीन आ सकती है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, FSGS, IgA नेफ्रोपैथी और SLE का जिक्र मैं पहले से कर चुका हूँ। इन तमाम के इलाज मौजूद हैं, लेकिन इनका बरवक्त तशख़ीस होना बहुत बुनियादी चीज़ है। मैं क्या करता हूँ कि ये वक्त की नमाज है। अगर ये मर्ज़ एक ख़ास वक्त के बाद तशख़ीस हों तो अमूमी तौर पे हमारे पास ज़्यादा चांस नहीं होता कि हम कुछ इसमें कर सकें। तो अगर आपके यूरिन में थोड़ी सी भी प्रोटीन आ रही है तो उस सूरत में अपने मौलिद से रब्ता करें।
इसमें ये सवाल जो सी चीज़ है वो मैं ज़रूर डालना चाहूँगा कि प्रोटीन तो टेस्ट करेंगे तो पता चलेगी, तो आम इंसान को घर बैठे कैसे पता चले कि मुझे यूरिन में प्रोटीन आ रही। उसके लिए अगर आपके पाँव में सोजिश है या आपके पेशाब में झाग बन रही, एहसास दुश्वार हो रहा, या इन तीनों को चीज़ों को इकट्ठा ही कर लें, तो इन तीनों चीज़ों में तीनों चीज़ों के इकट्ठे आने से तकरीबन कंफर्म हो जाता है कि आपके गुर्दे में से प्रोटीन लीक हो रही। लेकिन अगर सिर्फ इनमें से एक भी आ रही है तो बेहतर ये है कि अपना टेस्ट करवाएं और अपने मौलिद से रब्ता कर लें। बाकी शुगर के बारे में एक चीज़ मैं फिर बताना भूल गया, और वो आम लोगों को पता होनी चाहिए कि जिसको भी शुगर है वो ना सिर्फ अपना माइक्रोयूरिया चेक करे, साथ साथ वो अपने आँखों के पर्दे का मुआयना भी हर 6 महीने बाद ज़रूर करवाएं। पर्दे का, लोग लेंस की बात करते हैं कि हमारा लेंस का ऑपरेशन हुआ है, ये लेंस आगे होता, पर्दा पीछे होता, तो वो ज़रूर चेक करवाएं। इसके बाद फिर गुर्दे के फेलियर की बहुत सारी और वजूहात है। मिसाल के तौर पे गुर्दे के अंदर पानी की थैलियाँ या सिस्ट बन जाती। ये सिस्ट एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं और ढेर सारी भी हो सकती हैं। इन सब की वजूहात डिफरेंट है। कुछ सिस्ट ऐसी होती हैं जिसे हम बिनाइन कहते हैं, यानी कि अगर वो हो भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं, और उनको मॉनिटर करना है, उनकी शक्ल देखनी है, बाज़ का CT स्कैन की ज़रूरत होती है उसकी नेचर को देखने के लिए, वरना अल्ट्रासाउंड काफ़ी होता है, और वो हमें कुछ नहीं कहती, हम उन्हें कुछ नहीं कहते। दूसरी तरफ कुछ ऐसी सिस्ट हैं या पानी की थैलियाँ हैं जो नुकसानदेह होती हैं, तो उनके लिए CT स्कैन करवाना है, उनका इलाज होता है। और कुछ फैमिलीज़ के अंदर ऐसी बीमारी होती है कि गुर्दे पानी की थैलियों से भर जाते हैं, उसे ADP KD कहते हैं, और उसकी वजह से गुर्दे फेलियर हो जाते हैं, तो उसका भी इलाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। फिर प्रेगनेंसीज़ के अंदर भी गुर्दे की ख़राबी होती है, गुर्दे का फेलियर होता, तो ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें प्रेगनेंसी के अंदर। अगर ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा हो रहा है प्रेगनेंसी में, तो अपने RFTs और प्रोटीन का टेस्ट ज़रूर करवाएं और यूरिक एसिड का करवाएं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ ख़राब है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। मेरे पास गवर्नमेंट सेक्टर में और इवन प्राइवेट में भी सैकड़ों ऐसे पेशेंट हैं जिनका प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद बच्चा तो पैदा हो गया, या खुदा ना खास्ता कई दफ़ा उसमें भी मसला हो जाता है, लेकिन माँ के गुर्दे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो इसकी तो कैंपेन करने की ज़रूरत है, जिस तरह पाकिस्तान में ब्रेस्ट सर्जरी की कैंपेन हो रही होती है, मेरा ख्याल इसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि ख़ास तौर पे गरीब लोगों के अंदर जो ज़्यादातर अच्छे हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते, उनके पास ये सबसे बड़ा मसला बनता है। तो पाँव पे सोजिश आए, ब्लड प्रेशर बढ़े, यूरिक एसिड आए या प्रोटीन हो, अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ आपकी प्रेगनेंसी के दरमियान हो रही है तो अपने मौलिद से रब्ता करें। गुर्दे की पथरी के बारे में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है और बेशुमार इसके बारे में सवाल आते हैं, और जितने सवाल आते हैं उनसे ज़्यादा गलत जवाबात हमारी पूरी सोसाइटी में इससे रिलेटेड मशहूर है। तकरीबन ब्लड प्रेशर, ये गुर्दे की पथरी के बारे में जितनी मिथ्स मशहूर हैं, मिथ से मुराद ये है कि ऐसी बातें जिनमें हकीकत नहीं है लेकिन वो मशहूर हैं और ज़बान ज़द आम है, शायद और किसी हमारी फील्ड के अंदर ऐसा नहीं है। 5 किस्म की पथरियाँ पाकिस्तान के अंदर सबसे कॉमन है। उनके अंदर कैल्शियम की, कैल्शियम ऑक्सलेट की, फॉस्फेट की, यूरिक एसिड, सिस्टीन और कुछ मिक्स स्टोन या इन्फेक्शन स्टोन्स के होते हैं। इनमें से हर स्टोन की वजह मुख्तलिफ, हर स्टोन का इलाज मुख्तलिफ और खाने पीने की एहतियात मुख्तलिफ है। लेकिन होता ये है कि पाकिस्तान में जिसको पथरी होती है या बरसगीर में ये सब कुछ होता है कि उसको एक ही इलाज बताया जाता है और उसका इलाज है सर्जरी, शुआएँ और ख़ास किस्म की कुछ एहतियातें हैं जो जिसमें दूध चावल बंद कर दिए जाते हैं और कुछ और चीज़ें बंद कर दी जाती हैं और कहा जाता है बस यही इलाज। ये कहते कहते मेरा ख्याल है मुझे अब कोई 12 साल हो चुके हैं कि दूध और चावल पथरियाँ नहीं करते, हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, और जो उन चीज़ों को एहतियात करनी होती है वो मरीज़ लिए जा रहे होते हैं। तो 5 किस्म की पथरियों में से पहले तो तशख़ीस मुकम्मल होनी चाहिए और उसके लिए एक 24 घंटे के यूरिन का टेस्ट ज़रूरी है और नमकियात के टेस्ट ज़रूरी हैं। और हमारे पास तकरीबन 30-30 साल के मरीज़ आते हैं जिनको पथरियाँ हैं और उनके ये टेस्ट कभी नहीं हुए होते। तो ये ज़रूर कोशिश करें कि जिनकी फैमिली में किसी को पथरी है, अगर वो पथरी निकल आए तो उसका एनालिसिस करवाएं, और अगर वो नहीं निकली तो बाकी टेस्ट जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर ज़रूर करवाएं। हर पथरी दवाई से मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होती, ये बात सच है।
लेकिन बहुत सारी पथरियाँ ऐसी हैं जिनमें दवाई ली जाए तो एक्चुअली वो पथरियाँ होना बंद हो सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि आपको बार बार सर्जरी और शुआओं से बचत हो जाए। और पाकिस्तान में एक पूरी बेल्ट है जो बहावलपुर, हारूनाबाद और इस तरह की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोन है। लाहौर में भी बहुत ज़्यादा हैं, कराची में भी बहुत ज़्यादा हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, लेकिन कुछ बेल्ट्स ऐसी हैं ख़ासतौर पे जनूबी पंजाब में जहाँ स्टोन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे उतनी ही गलत चीज़ें मशहूर हैं। दूध छोड़ दिया जाता है इन मरीज़ों का, और मैं दूध का जिक्र दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि शायद इससे अगर किसी मरीज़ की तकलीफ़ कम हो आने वाले ज़िंदगी में तो मेरा भी शायद आखिरत का सामान बन जाए। दूध बंद नहीं है, और दूध बंद करने से होता ये है कि गुर्दे तो उनके डिस्टर्ब थे ही, तो वो लोग अपनी जवानी में ही अपनी हड्डियां कमज़ोर कर बैठते हैं और उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो दूध अपना लेते रहें, कोई पथरी दूध से नहीं होती। इसके बाद यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं। यूरिक एसिड एक ऐसा मालिक्यूल है और जिसके अंदर कुछ तेज़ाबियत के मवाद मौजूद होता, और इसकी वजह से पथरी जो सी है वो भी हो जाती है। इसकी वजह से जोड़ भी सूज जाते हैं, ख़ास तौर पे पाँव के जोड़ जो सा है वो सूज जाता है, टखने का भी सूज जाता है, और बाज़ का जनरलाइज दर्द होती है। और बाज़ लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा होता है लेकिन कोई ख़ास दर्द भी नहीं होती। मुख्तलिफ़ किस्म की इसके पैरामीटर्स हैं, गाउट भी कहते हैं बहुत सारे, अगर जोड़ इसका ज़्यादा सूजे तो उसे गाउट भी कहते हैं। इसका इलाज दवाइयों के ज़रिए मौजूद है, एक से ज़्यादा किस्म की दवाइयाँ मौजूद हैं। इसके अलावा ख़ुराक के ज़रिए मौजूद है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली में ट्रेंड है, उनके वालिदैन में यूरिक एसिड ज़्यादा था, बहन भाइयों में ज़्यादा था, उनमें ज़्यादा। उनकी एहतियात और उनका इलाज थोड़ा मुख्तलिफ है, बजाय एक एक उस बंदे के जिसने ख़ुराक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की। मिसाल के तौर पर एक बॉडी बिल्डर जिसने बहुत प्रोटीन इस्तेमाल की और उसके बाद अब उसका यूरिक एसिड ज़्यादा हो चुका है, तो उसका इलाज ज़रा मुख्तलिफ होगा। दूसरी तरफ जिसकी फैमिली में है उसका इलाज मुख्तलिफ होगा। यूरिक एसिड से बनने वाली पथरियों की अच्छी चीज़ ये है कि वो दवाई देने से बाज़ घुल जाती और हो सकता है आपको सर्जरी या शुआओं की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इसका भी प्रॉपर इलाज ज़रूरी है। यूरिन की पीएच का ख़ास ख्याल रखें, मैं कह रहा था। और यूरिन के पीएच में अगर 5 या तेज़ाबियत वाली पीएच है तो ये वो पीएच है जिसके अंदर पथरी बनेगी ही बनेगी, यूरिक एसिड वाले लोग। तो उस तेज़ाबियत को कंट्रोल करने के इलाज मौजूद है। अगर कोई इलाज कर रहे हैं लेकिन यूरिन की पीएच 5 से ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही तो इसका मतलब है दवाई नाकाफ़ी है और उसको डोज बढ़ाने की ज़रूरत है या किस्म तब्दील करने की ज़रूरत है। या आप गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी सुनने में अजीब सा लगेगा, नमक ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी पथरी बनने में हेल्प हो सकती है। और कैल्शियम का बेजा इस्तेमाल भी जो सा वो उससे इज्तनाब करना चाहिए। यूरिक एसिड के इलाज मुख्तलिफ उम्रों के अंदर भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। उनका गुर्दा ख़राब है, उनका दिल ख़राब है, या कुछ ऐसा मसला जो एडिशनल है उसके लिहाज से उसका इलाज फ़र्क होता है। कुछ लोगों को यूरिक एसिड की दवाई से एलर्जी होती है, वो यूरिक एसिड का इलाज कर रहे होते हैं तो यूरिक एसिड नीचे जाता है और यूरिया क्रिएटिनिन ऊपर चला जाता है। तो उसमें भी बैलेंस क्रिएट करना होता है कि हमने दवाई वो देनी है जो शिफा बने, खुद मर्ज ना बन जाए। इसके बाद आखिरी चीज़ जो आखिरी तो नहीं लेकिन हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की मैं जिक्र करता हूँ। इसके बाद ट्रांसप्लांट और डायलिसिस जो उनसा वो रह जाता है, और उसके बारे में अगर आपकी दिलचस्पी होगी तो मैं कुछ बात कर लूँगा। ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, फिशार खून भी उर्दू में कहते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर ज़्यादा जाना जाता है, उर्दू वाले लोगों को भी ब्लड प्रेशर का ही लफ्ज़ पड़ा। हाइपरटेंशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। ये आपको सुन के हैरानी होगी कि इस टाइम दुनिया में तकरीबन 1.25 अरब से 1.5 अरब लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हैं, और ब्लड प्रेशर को पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा, जिसे आम ज़बान में कहते हैं, लिफ्ट ही नहीं कराई जाती। पूरे पाकिस्तान में आपको डायबिटीज़ के सेंटर मिलेंगे लेकिन ब्लड प्रेशर का सेंटर नहीं मिलेगा। आप चाहेंगे डायबिटीज़ का कोई स्पेशलिस्ट मिल जाए तो वो मिल जाएगा, लेकिन ब्लड प्रेशर का स्पेशलिस्ट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हर कोई डील कर रहा है, वो अच्छा डील कर रहे हैं। ज़ाहिर है हर पेशेंट को, पूरे पाकिस्तान को हम डील नहीं कर पाते, लेकिन अगर कोई मामला बिगड़ा हो या बीपी ठीक ना हो रहा हो तो उस सूरत में पता होना चाहिए कि कौन लोग हैं जिनके पास आप जाके मशवरा कर सकते हैं। तो वो 3 स्पेशलिटीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी या कार्डियोलॉजी, इस फील्ड को करते हैं। ब्लड प्रेशर के जो अभी की चीज़ है जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है, और आपके तवज्जुह से अगर अवाम तक ये पैगाम चला जाए तो ये एक नेकी होगी कि इस वक्त
यंग हमारे जो लोग हैं, यंग से मुराद है वो लोग जो अभी 20 भी क्रॉस नहीं किए या 20 क्रॉस कर चुके हैं, उनमें से बेशुमार लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहा। और उसकी वजूहात, एक तो स्ट्रेस है, नंबर 2 सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और नंबर 3 हमारी खुराक है, और चौथे नंबर पे वो है जो हमने बचपन में इस्तेमाल किया होता है। मैं चीज़ों को वन बाय वन बताता हूँ। एक तो ये कि हमारी लाइफस्टाइल में क्या तब्दीली आई। जब हमसे बड़े बचपन में थे या हम लोग भी बचपन में थे तो हम दुकान पे भी जाते थे तो पैदल ही जाया करते थे। अब दुकान पे भी किसी ने जाना है तो वो किसी सवारी पे ही जाता। बच्चे खेलने की बजाय अपनी पैड्स और पाम टॉप्स और अपने मोबाइल्स पे गेम खेलते हैं। फ़िज़िकल गेम्स जो उनसी अच्छी नहीं होती, और हमारे पास वालिदैन होने के नाते ये बहाना है कि बाहर स्मोक है या हालात अच्छे नहीं हैं या कोई और ऐसा प्रॉब्लम होता है, जो बात सच्ची भी है, लेकिन उसका सदेबाब भी करना पड़ेगा। इस वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारे जवानों की कम है। दूसरे नंबर पे फास्ट फूड बेतहाशा ज़्यादा हो चुका है। ब्रायलर जो 45 दिन के अंदर बन जाती है, जो फीड लेके बनती है, वो हम खा लेते हैं और डेली खाते हैं किसी न किसी फास्ट फूड के बहाने। फिर उसमें ढेर सारा नमक डाला होता है, उसमें मायोनीज़ डली होती हैं और ढेर सी चीज़ें और फिर उनके साथ उसको हज़म करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, जिसके अंदर अगर कभी आपको इत्तफाक हो तो जो सी कोला ड्रिंक्स हैं ब्लैक कलर की, इनके इंग्रेडिएंट्स में जाके ज़रा देखें कि सोडियम कितना, तो आपको थोड़ी सी हैरत होगी कि इतना सोडियम हम पी जाते हैं, हम तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराते, और साथ ढेर सारी शुगर भी होती है। और उसका तजर्बा करना हो तो इनमें से किसी को कभी गर्म करें पानी के अंदर, तो नीचे जो चीनी बैठेगी वो भी आपको हैरान करेगी कि इतनी सारी चीनी भी थी इसके अंदर। ये सारी चीज़ें हम ले जाते हैं और हमें इसमें कोई ख़ास ख्याल नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर जाके ये कोलेस्ट्रोल की शक्ल इख्तियार करते हैं, एलडीएल की शक्ल इख्तियार करते हैं, और लेप्टिन्स जो उनसे हैं वो ज़्यादा जिस्म में बनते हैं। ये हार्मोन्स हैं कुछ, और कुछ कोलेस्ट्रोल की बहन भाई हैं, और ये जगह जगह खून की नालियों में जमते भी हैं और जिस्म में सोडियम को रिटेन करना शुरू हो जाते हैं। उससे ब्लड प्रेशर भी होता है, उससे यूरिक एसिड भी होता है, उससे चिकनाई बढ़ती है, वो जिगर में जमती है जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं, और उससे शुगर भी हो सकती है। किसी और दिन ये मौजू भी छेड़ेंगे कि HFCS हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप हमारी इस पूरी नस्ल के साथ क्या कर रहा है, और उससे नतीजे में पूरा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन रहा है। लेकिन आज का टॉपिक उससे रिलेटेड नहीं है, तो मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। साथ बहुत सारी जो सी ड्रग्स ऑफ एब्यूज़ हैं, सिगरेट और कैनाबिस, चर्स, हशीश और बेशुमार और चीज़ें हैं जो बच्चे आजकल यूज़ कर रहे हैं, आइस। इसके अलावा बच्चे जागने के लिए टेस्टों में एक दवाई इस्तेमाल करते हैं एग्ज़ाम्स में, और उसको रिटालिन भी कहते हैं, और उसके साथ भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कुछ हर्बल मेडिसिन जो उनसी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उनमें से भी कुछ तरीके से इस्तेमाल करनी पड़ती है। और बड़ों के अंदर मसला ये होता है कि कुछ ऐसे सिरप मौजूद हैं जो ओवर द काउंटर मौजूद है, हम जाते हैं ले लेते हैं, और उनमें मलेठी होती है। मलेठी जो उनसे है वो भी जिनको ब्लड प्रेशर है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। तो बास स्मोकर्स लोग जिनको ब्लड प्रेशर है वो अपने उसके लिए सिरप लेते हैं, उसमें मलेठी होती है, उससे ब्लड प्रेशर होता है, तो एक मर्ज़ ठीक होता है और दूसरा बन जाता है। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने फिजिशियन से मशवरा करके हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करें, और या हर्बल किसी प्रॉपर एक्सपर्ट से। ब्लड प्रेशर के अमराज में एक चीज़ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, बेशुमार हैं हार्मोन से होने वाले ब्लड प्रेशर जिनको मुकम्मल तौर पे ठीक किया जा सकता है, यानी कि दवाई सारी उम्र लेने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उस मर्ज़ को ठीक कर दिया जाए तो ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमारे मुल्क में और सब कॉन्टिनेंट में इतनी डेप्थ में देखा ही नहीं जाता, उसकी वजह से सारी उम्र ब्लड प्रेशर की दवाई चलती रहती है। और बहुत ज़्यादा मोटापे के साथ जिन लोगों को खराटे ज़्यादा आते हैं उनको रात को नींद पूरी नहीं आती, और उसके साथ उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, और उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। ये बहुत अनडिस्कवर्ड कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। तो इसका जिक्र मैंने ज़रूर किया कि बाज़ात इसकी तरफ एक्सपर्ट्स भी गौर नहीं कर रहे होते। तो जिनका ब्लड प्रेशर की वजह समझ नहीं आ रही, या जिनको रात को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और रात को भी नींद ठीक तरीके से नहीं आती, और दिन को भी जो सा है पूरा जब बंदा जागते जहन के साथ सोने की कोशिश कर रहा होता, तो उनको ये भी मर्ज़ हो सकता है। इसके बाद डायलिसिस की बात आपने की, तो डायलिसिस कई किस्म का होता है। खून वाला डायलिसिस, बगैर खून का डायलिसिस, जिसे हम पेरिटोनियल या पेट का डायलिसिस भी कहते हैं। पाकिस्तान में खून वाला डायलिसिस ज़्यादा किया जाता है, पेरिटोनियल डायलिसिस कुछ कम है, और उसकी
बहुत सारी वजह, फाइनेंशियल इम्पैक्ट ज़्यादा है। डायलिसिस उस वक्त किया जाता है जब गुर्दे काम नहीं कर पाते। अगर किसी सेहतमंद बंदे को बग़ैर डायलिसिस के इलाज मुमकिन है तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम डायलिसिस मत करें। लेकिन डायलिसिस जान बचाने वाली मोडेलिटी है। और एक सवाल जो फ्रीक्वेंटली किया जाता है कि क्या डायलिसिस एक दफ़ा कर लिया जाए तो उसके बाद तो फिर ये लग जाता। ऐसा नहीं है। और मेरा ख़्याल है कि हमारे ओपीडी में भी अगर कभी आके आप मिलना चाहें लोगों से तो आपको बहुत सारे मरीज़ ऐसे मिलेंगे जिनका डायलिसिस कभी हुआ और उसके बाद वो ठीक हैं, लेकिन वजह रिवर्सिबल होनी चाहिए। अगर गुर्दे बिल्कुल निल हो चुके हैं और हम उनको अल्लाह ताला के हुक्म से नहीं ठीक कर सके तो फिर उस सूरत में डायलिसिस की ज़रूरत मुस्तकिल रहती है। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर तो जान ही नहीं बचेगी ना, तो वो जान बचाने की मोडेलिटी है। लेकिन बहुत सारे केसेस में आर्जी तौर पे गुर्दे ख़राब होते हैं या वजह रिवर्सिबल होती है तो डायलिसिस से मरीज़ वापस आ जाता है। तो इसलिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डायलिसिस एक दफ़ा लग गया तो सारी उम्र के लिए लग गया। फिर दूसरी चीज़ है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में मैं यही पाकिस्तान के बारे में कहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ लीगली वो लोग ट्रांसप्लांट डोनेट कर सकते हैं, गुर्दा डोनेट कर सकते हैं जो ब्लड रिलेटिव्स हों। इसके अलावा एक शिक है जिसके अंदर तमाम फैमिली मेम्बर किसी वजह से ना दे सकें और फिर किसी और की बारी आती है और उसको भी फिर बयान देना पड़ता है और कुछ लीगल कार्रवाई होती है, वकील और कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो वो सिर्फ उस सूरत में होता है अगर इमोशनली कोई रिलेटेड हो और वो आखिरी ऑप्शन होती है। और ब्लड, ये शुगर और ब्लड प्रेशर और जीएन वंस अगेन ये सबसे कॉमन वजह हैं जो ट्रांसप्लांट तक मरीज़ को लेके जाते हैं, गुर्दा फेलियर की वजह बनते हैं। तो इन मर्ज़ों का बाद में भी इलाज जारी रहता। बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि एक दफ़ा ट्रांसप्लांट कर लिया जाए तो शायद सब ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, दवाई की ज़रूरत रहती है। और एक और फ्रीक्वेंट जो सा सवाल होता है कि इसमें ख़र्चा कितना होता है। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का हॉस्पिटल है, आजकल तो कोरोना की वजह से सारे ट्रांसप्लांट बंद हैं, वहाँ पे कोई ख़र्चा नहीं। प्राइवेट सेक्टर में मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ होता है, लेकिन ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद माहाना ख़र्चा इन दवाइयों पे होता है जो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये होता है इनिशियली, और आहिस्ता आहिस्ता वो बाद में कम होता जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ वो दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं ट्रांसप्लांट की। और ट्रांसप्लांट अगर कामयाबी से हो तो बहुत सारे लोगों का 20 साल हो गए हैं ट्रांसप्लांट के और वो ठीक हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स। ट्रांसप्लांट एक छोटा सा रिस्क ज़रूर होता है, लेकिन ये डायलिसिस से कम रिस्की है। डायलिसिस से मैं इसे सुपीरियर मानता हूँ, लेकिन हर मरीज़ ट्रांसप्लांट के लिए फ़िट नहीं होता, क्योंकि आपको बेहोशी देनी पड़ती, आपका दिल ज़रा मजबूत होना चाहिए। तो उन चीज़ों को अगर बीच में से चेक कर लिया जाए तो ट्रांसप्लांट पहली ऑप्शन, डायलिसिस दूसरी ऑप्शन। लेकिन ट्रांसप्लांट तक पहुँचने के लिए डायलिसिस का आपको ब्रिज से गुजरना पड़ता, क्योंकि मरीज़ के जिस्म में जो तेज़ाबियत है वो डायलिसिस ख़त्म करती है, तो फिर ही वो ट्रांसप्लांट के लिए या उस बेहोशी के लिए रेडी हो सकता है।